चलिए, मेंढक में क्या देखने वाले हम लोग? जनन तंत्र, ठीक है। और जनन तंत्र में भी किसका जनन तंत्र पहले देखते हैं? नर का जनन तंत्र, ठीक है। अब जनन तंत्र की अगर हम बात करें तो सिंपल सा क्या आता है, एक लाइन आपको बता चुके थे कि जनन तंत्र के दरमियान कहीं ना कहीं कौन आएगा? वृषण आएगा, ठीक है। किसकी बात करेंगे? अगर नर की बात करेंगे तो, और अगर कहीं मादा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर अंडाशय हो जाएगा। तो जो मेंढक होता है, मेंढक का जो वृषण है, वो वृषण जो है किडनी के साथ, ये लास्ट टाइम बता दिए थे आप लोगों को, किडनी के साथ संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से जुड़ा होता है। ये लाइन आपने पढ़ के खत्म की, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सर संरचनाएं जो होगी किसकी? वृषण की, वो किसके साथ जुड़ी हुई होंगी? किडनी के साथ। और रही बात कार्य करने की, तो वो कार्य भी करेगा तो किसके साथ करेगा? किडनी के साथ। यानी कि ये अकेले कार्य नहीं कर रहा। आइए समझिएगा इसको। ये वृषण, एक और वृषण होगा इधर, ठीक है। हम एक के तरफ लेके चल रहे, इधर वृषण मिल रहा है, ठीक है। अब वृषण जो है, या पहले इसको कह देते हैं सर ये किडनी है, चलो ये किडनी, और यहां वृषण, और इस वृषण के ऊपर कहीं ना कहीं क्या मिल रहा है? दोहरा आवरण। और ये दोहरे आवरण की जो संरचना दिख रही है, एक तरफ लेके चल रहे हैं ना, आप समझ लीजिएगा। चलो ये दोहरा आवरण हो गया। इस दोहरे आवरण को नाम दिया जाता है मीजोक्रियम, ठीक है। ये दोहरा आवरण किसका है? वृषण का है। क्या नाम देते हैं? मीजोक्रियम। और यही मीजोक्रियम संरचनात्मक संरचना दिखा रही है, संरचनात्मक रूप से जोड़ रही है, ठीक है। सर ये जो वृषण है ये किससे जुड़ा हुआ है? तो इसी मीजोक्रियम का जो ये अस्तर मिल रहा है, इसी से किडनी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये भी कई बार आपका सवाल आया हुआ है कि संरचनात्मक रूप से जोड़ने वाली संरचना कौन सी है? मीजोक्रियम, ठीक है। अब सुनना आराम से, थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए था इसको। हाँ बाबा, पेरिटोनियम झिल्ली होती है, वहां से जुड़ी होती है। देखिए, इस किडनी के अंदर होती हैं कुछ नलिकाएं, आड़ा टेढ़ा कैसा भी बना सकते हैं नलिका समझने के लिए। यहां पर नलिकाएं मिल रही हैं किसके अंदर? किडनी के अंदर। इस नलिका को बोलते हैं बीडर्स कैनाल, ठीक है। या हिंदी में कहते हैं क्या? बीडर्स नलिका, या नाल भी बोल देते हैं। नाल नाल नाल, बीडर्स नाल या नलिका, ठीक है। अब ये जो संरचना मिल रही है कहां पर मिल रही है? किडनी में मिल रही है, ठीक है। और इस वृषण से नलिकाएं निकल करके आ जा रही हैं कहां पर? किडनी में, ठीक है। और आ करके जुड़ रही हैं किससे? बीडर्स नलिका से। अच्छा, ये वृषण क्या बना रहा होगा बाबू? शुक्राणु बना रहा होगा, सिंपल सी बात है। तो वृषण के अंदर क्या बने पड़े होंगे? शुक्राणु यहां पर बने पड़े होंगे,
ठीक है। अब ये शुक्राणु कहां पर चले आएंगे? बीडर्स नलिका में चले आएंगे। अब सोचो इस संरचना तो दिखा ही रही थी, वृषण किसके साथ? किडनी के साथ। अब सोचो कि बाबू ये वृषण, उधर वृषण क्या बनाएगा? शुक्राणु। किडनी क्या बनाएगा? मूत्र। ठीक है, तो वहां का शुक्राणु कहीं ना कहीं कहां पर आ रहा है? किडनी में आ रहा है। तो किडनी में आ रहा है तो कहीं ना कहीं कार्यात्मक रूप से भी क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। उसके बाद देखो यहां से इस किडनी से निकल रही है एक नलिका, और याद रखिएगा कि जब हम लोग मानव जनन पढ़ेंगे ना तो मानव जनन में भी ये बात आती है कि एक होती है ग्रंथि, हाँ, जो कि नर जनन तंत्र के दरमियान आती है, मादा जनन तंत्र में ये चीजें नहीं होती है, और इस ग्रंथि का नाम है शुक्राशय। ये कहीं ना कहीं आपको पहले भी बता चुके हैं मेंढक में। ठीक है, तो मिल रही है कौन? शुक्राशय। शुक्राशय क्या बनाएगा सर? शुक्राशय के अंदर खुद का अपना तरल बनता है जिसको कहते हैं हम लोग शुक्राशयी द्रव्य। ठीक है, शुक्राशय के अंदर बना है एक तरल जिसको क्या नाम दिया? शुक्राशयी द्रव्य। और यहां से नलिका जुड़ जा रही है जाकर के इधर, यानी कि अब आगे की कहानी कुछ ऐसी है कि सर ऊपर से कौन आ गए? शुक्राणु आ गए। किसमें आ गए? बीडर्स नलिका में आ गए। बीडर्स नलिका से होते हुए, ये मिस्टेक किया क्या? अच्छा, ये इधर इसको दिखा दीजिएगा बीडर्स नलिका। ठीक है, और इधर इस वाले को नाम दे देते हैं शुक्र वाहिनी। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं वास डिफरेंसिया। एक वास डिफरेंस भी होता है। ठीक है, यहां पर वो चीजें नहीं है, सिंपल था सर बीडर्स कैनाल, बीडर्स कैनाल से होते हुए कहां पर आ गई? शुक्र वाहिनी में आ गई। और शुक्राशय क्या कर रहा है? देखो शुक्राशय के अंदर क्या बना पड़ा है? शुक्राशयी द्रव्य, और यहां पर अंत में शुक्राणु आ चुके हैं। ठीक है, अब यहां से शुक्राशय क्या कर रहा है कि अपना द्रव्य आगे की तरफ भेज दे रहा है। क्या दोनों मिक्स हो जाएगा क्या? ठीक है, और सुनना आगे। यहां से जो नलिका बन रही है, क्या हम ऐसा कहें कि सर एक सामान्य नलिका बन रही है जो शुक्राशयी द्रव्य को और शुक्राणु को दोनों को आगे लेकर के जाएगी? ठीक है, यहां तक की बात। और सुनो, ये किडनी है, किडनी क्या कर रही होगी? मूत्र बना रही होगी ना। इसने बनाया है अपने अंदर मूत्र, इस मूत्र को भी डाल देगी इसी नलिका में। ठीक है, इस मूत्र को भी डालेगी इसी नलिका में, यानी कि इस नीचे तक क्या क्या आ रहा होगा? दो चीज या तीन चीज कह लो कि सर इस नलिका में क्या क्या चीज आ रहा है? मूत्र आ रहा है, प्लस क्या आ रहा है? शुक्राशय का द्रव्य आ रहा है, और क्या आ रहा है? शुक्राणु आ रहे हैं। इसी कारण से इस नलिका को नाम बदल देते हैं हम लोग। ये जो नलिका नीचे की तरफ आ रही है, देखिए इसका नाम होता है मूत्र जनन पथ। जनन पथ क्यों कहा? क्योंकि सर जनन कोशिका क्या हो रही है? इसी रास्ते से आ रही है। अब मूत्र क्यों लगाया? क्योंकि मूत्र भी इसी में आ रहा है, तो सिंपली क्या बोलते हैं? मूत्र जनन पथ। अब ये मूत्र जनन पथ देखो कहीं पे खुल रही है, याद है क्या? ये कौन है? ये अवस्कर है, ये है अवस्कर। ठीक है, जिसको क्या बोला था? क्लोका। हाँ, क्लोका बोलते हैं, क्लोका। ठीक, अवस्कर, अवस्कर का छिद्र क्या कहलाएगा? अवस्कर छिद्र कहलाएगा। और आपको उसी समय बताया था, पाचन तंत्र के दरमियान आपको बता दिया था कि जो अवस्कर होता है, इस अवस्कर में क्या क्या चीजें आती हैं?
मूत्र आता है और मल भी आता है और शुक्राणु भी आते हैं। ठीक है, चलो ये था पूरा आपका नर जनन तंत्र एक मेंढक का। हेलो हेलो, कर रहे हैं जी यार। यहां तक मैं फटाफट देखो, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। किसमें, किसको छानना है? अरे हमने एक ट्रैक सिस्टम बताया, यहां से सवाल, पता है सवाल यहां से क्या पूछा जाएगा? एक तो वो संरचना वाली बात पूछी जाएगी कि वो कौन सी संरचना है जो कहीं ना कहीं संरचनात्मक रूप से वृषण को किडनी के साथ जोड़ रही है, वो हो गया। हो सकता है वहां से एक और सवाल आ जाए कि कितने अस्तर की होती है वो संरचना, दोहरी अस्तर होती है। ठीक है, वही क्या कर रही है, संरचनात्मक रूप से एक मेंढक के अंदर मिलने वाला वृषण किडनी से जोड़ रही है। उसके बाद क्या पूछा जाएगा पता है? ये जनन पथ का डायग्राम पूछा जाएगा। डायग्राम मतलब ये पिक्चर नहीं, आपसे पूछा जाएगा। जैसे होता है क्या कि सर मुख में भोजन गया, मुख से कहीं ना कहीं कहां गया, ग्रसनी, फिर ग्रसिका, फिर अमाशय, होता है एक ट्रैक, वही चीज पूछा जाएगा आपसे। तनी फटाफट तनी इसका पाथ लिखो तो। हाँ लिखो लिखो लिखो, पिक्चर आपके सामने है, पाथ जरा डायग्राम फटाफट क्रिएट करो। नहीं नहीं, पूरे ट्रैक को, कहां से जनन तंत्र शुरू हो रहा है? वृषण से, वृषण से लेकर के आपको अंत में पहुंचना है। कहीं नहीं लिखना है शुक्रवाहिनी। सोचो कि वृषण में कहीं ना कहीं कौन बना? शुक्राणु, और अंत में कहां निकला है? सर उस छिद्र के पास। तो वहां से लेकर के यहां तक का एक ट्रैक लिखो, ऐसे एरो दे के ट्रैक लिखते जाना। हाँ बिल्कुल, इसके बाद अगला क्या आएगा, इसके बाद अगला क्या आएगा वो लिखो। एगो सुधार करना, सही लिखे थे शुरू में फिर गबड़ा दिए मिट, ये सही लिखे थे हम, कहाँ गया ये वाला। ये सब कुछ सही था, शुक्रवाहिनी यही वाली है और ये आपका बीडर्स नलिका ये वाला। ठीक है, सही करके उसके बाद जल्दी फटाफट ट्रैक बनाओ। चलो लिख लिए सभी लोग ना, ट्रैक बताना नहीं पड़ेगा अब। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग मादा जनन तंत्र। फिर बतिया रही है सब। देखिए मादा जनन तंत्र में एक लाइन जरा नोट करिएगा सभी लोग, या दिमाग में रखिएगा जरूर। कौन होगा सर मादा जनन तंत्र का मादा अंग कौन होगा? अंडाशय होगा। तो यहां पर अंडाशय किडनी के साथ केवल संरचनात्मक रूप से जुड़ा होता है। ठीक है, समझिएगा इसको क्या बोला कि सर यहां भी किडनी के साथ जुड़ा होगा। कौन? अंडाशय। जैसे नर में जुड़ा हुआ था कौन? वृषण, वैसे यहां पे कौन जुड़ा है आपका? अंडाशय, लेकिन केवल संरचनात्मक रूप से। इसका मतलब सर संरचनाएं तो होंगी जिससे वो जुड़ रही होंगी, लेकिन अंडाशय के अंदर बना हुआ उत्पाद, जैसे वृषण के अंदर बना हुआ उत्पाद क्या था? शुक्राणु, वैसे अंडाशय के अंदर बना हुआ उत्पाद क्या होगा? अंडाणु। ठीक है, वो किडनी में नहीं जाएगा, सिंपल। ठीक है, आइए बना के देखते हैं कैसे। अच्छा एक चीज देखना, आप अपने पिक्चर में, हालांकि पिक्चर है अपने पास, टाइम लग जाएगा उसको, टाइम क्या लगेगा देखें क्या। छोड़ो आराम से देख लेना, बता देते हैं आपको। जैसे हमने पिक्चर में देखिएगा आपने कि जहां पर ये किडनी है, सुनो ध्यान से, आराम से पिक्चर में देखना, जहां पर किडनी है, ये किडनी के साथ कहीं ना कहीं कौन जुड़ा हुआ है? वृषण जुड़ा हुआ है, या अंडाशय की बात करेंगे वो भी जुड़ा होगा। इस किडनी के ऊपर ऐसे ही देखो तो बनी है क्या संरचना? देखो किडनी के ऊपर बाल युक्त संरचना है, बाल के जैसी संरचना है। ठीक है, याद रखना बाबू, इसको कहते हैं वसा शरीर, फैट बॉडीज बोलते हैं। याद है किसी को कि क्या हमने वसा कोशिकाओं के बारे में बात किया था क्या मेंढक में?
बताओ। वसा कोशिकाओं। ये वसा ग्रंथियों के बारे में, वसांग के बारे में 100% बात किया है। कब बात किया था कि यदि मेंढक निष्क्रियता दर्शाता है, याद आया? कोई कौन सी निष्क्रियता सर? दो प्रकार की, शीत निष्क्रियता या तो ग्रीष्म निष्क्रियता। उस ग्रीष्म मतलब कि निष्क्रियता के दौरान वो क्या हो जाते हैं? सो जाते हैं, ठीक है, जिसको हाइबरनेशन और एस्टिवेशन भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो जब वो सो जाते हैं, 2-4 महीने के लिए सोए हुए हैं, उस समय श्वसन कैसे करेंगे? वो त्वचा से करेंगे, 100% त्वचा से करेंगे ऐसी स्थिति में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं निष्क्रियता के दरमियान है। फिर एक सवाल रह जाता सर, भोजन कहां से आएगा उनके अंदर? तो वसा के जो कहीं ना कहीं कोशिकाएं मिल रही हैं, या जो वसा के लिए संरचना है, इसके अंदर क्या स्थिर हो जाता है, क्या संचित हो जाता है? वसा। उस वसा का कहीं ना कहीं क्या हो जाता है? अपघटन होता है। अपघटन मतलब तोड़ना, याद रखिएगा, अपघटन मीन्स तोड़ना। वो वसा की कोशिकाओं में जो वसा की बूंदक बने हुए हैं, जो वसा जाकर के संचित हुआ है, वो धीरे धीरे अपघटित होगा, और वसा से अपघटित होने के बाद कहीं ना कहीं क्या बनाया जाता है? ऊर्जा। तो बस एक सवाल यहां पे याद रखिएगा कि वो वसा संचित कहां पर हुई थी? इसी वसा शरीर में संचित हुई थी। बात समझ में आ गया? यानी कि निष्क्रियता के दरमियान जो वसा का अपघटन होता है, वो कहां पर होता है? वसा का अपघटन वसा शरीर में होता है, और ये दोनों जगह पे पाई जा रही है, यानी कि एक मादा में भी और एक नर में भी। चलो मादा जनन तंत्र बना के देखते हैं हम लोग। चलो, ये किडनी हो गई, मादा की बात कर रहे हैं ना। और किडनी पर अनियमित आकृति का दिखेगा आपको ऐसे अंडाशय, इस तरीके से अनियमित संरचना है, कोई नियमित संरचना इसकी नहीं है। और इस अंडाशय के अंदर क्या बने होंगे? अंडाणु बने पड़े होंगे। अरे भाई, अंडाशय के अंदर कौन है? अंडाणु है। ये हो गया अंडाशय। अंडाशय को क्या बोलते हैं? ओवरी बोला जाता है। ये हो गई किडनी, ठीक है, और इसके अंदर बने पड़े हैं कौन? अंडाणु। अंडाणु को क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं, या तो एग बोला जाता है। चल, अब यहां तक आगे बात समझिएगा कि सर क्या है? किडनी है, और कौन? अंडाशय। दोनों एक दूसरे के साथ संरचनात्मक तरीके से जुड़े हुए, ठीक है, जुड़े हुए दिख भी रहे हैं हमें कि सर ये अंडाशय और किडनी दोनों आपस में संरचनात्मक रूप से जुड़े हुए। क्रियात्मक रूप से नहीं जुड़े या कार्यात्मक रूप से नहीं जुड़े। क्यों नहीं जुड़े? अच्छा, अंडाशय हो गया, मादा जनन तंत्र अगर आप पढ़े हो थोड़ा बहुत 9th-10th में, अगर महिलाओं में, तो अंडाशय के बाद अगली संरचना क्या होती है? फैलोपियन नलिका होती है, ठीक है। और वो फैलोपियन नलिका कहीं ना कहीं आ करके ऐसे अंडाशय होता है, और यहाँ पर कीप आकार की संरचना ऐसे बन जाती है इस तरीके से, और यहाँ पर ऐसे उंगली नुमा संरचना बन करके, और अंडाशय को अच्छे तरीके से कवर की हुई रहती है कि जब जैसे ही यहाँ से अंडाणु निकलेंगे उनको पकड़ लेगा कौन? फैलोपियन नलिका, ठीक है। कुछ ऐसी ही बात है यहाँ पर भी। की प्रकार की हो गई क्या? ठीक है, की प्रकार की एक नलिका मिल रही है, बातें नहीं। और ये सीधा जुड़े हुए नहीं होते हैं ना, जुड़े हुए आपस में नहीं होते हैं। अगर मादा में भी देखोगे तो अंडाशय से फैलोपियन नलिका जुड़ी हुई नहीं रहती, तो उसको कवर करके रखती है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे विचार करोगे कि आखिर अंडाणु आते कैसे हैं, पकड़े कैसे जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। वो सब कुछ छोड़ दीजिए, सिंपल सा कि सर ये हमारा अंडाशय था एक मादा मेंढक का, और यहाँ पर कौन मिल रही है? फैलोपियन नलिका। याद रखिएगा, ये कौन? फैलोपियन नलिका। ये हो गई फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, फैलोपियन नलिका। अब वहां से कौन मिल रहे थे ऊपर? अंडाणु।
अंडाणु चले आएंगे नीचे की ओर, ये फैलोपियन नलिका में आ गए अंडाणु। ठीक, अब वापस आप सभी लोग इसको पहचानते हो, अवस्कर। ठीक है, और इस अवस्कर से देखना जरा, सर एक नलिका किडनी से आ रही है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मूत्र, कहते जनन, मूत्र नलिका, यानी कि सर ये नॉर्मल मूत्र नलिका है, जबकि नर में क्या हुआ था कि हमने मूत्र जनन पथ बोला था, या मूत्र जनन नलिका बोल सकते हैं उसको। क्यों? क्योंकि सर युग्मक भी उसी में आ रहे थे, मूत्र भी उसी में आ रहा था। यहां पर देखिए युग्मक को लाने के लिए एक अलग संरचना बनाई गई है ना। ठीक है, तो यहां से जो मूत्र आएगा वो किससे आएगा? मूत्र नलिका से आएगा। और ऊपर इधर से कौन आ रहा है? फैलोपियन नलिका। तो फैलोपियन नलिका कहीं ना कहीं आ करके सीधा जुड़ रही है किसमें? अवस्कर में। अब अवस्कर में ला करके छोड़ दिया जाएगा। किसको छोड़ दिया जाएगा? अरे नहीं नहीं नहीं, एक चीज तो छोड़ दिया इसमें हम लोगों ने, छूटा है। 1 मिनट, बता रहे। देखो अभी यहां आने से पहले वो आपके एनसीईआरटी में मिसिंग है। ठीक है, एक फूली हुई संरचना है यहां पे, है? अगर है तो अच्छी बात है। एक फूली हुई संरचना मिल रही है फैलोपियन नलिका से आगे, और इस फूली हुई संरचना में कुछ देर तक रहते हैं आपके अंडाणु। हाँ, परिपक्व अंडाणु है, परिपक्व होते नहीं है, ये परिपक्व अंडाणु है। और इस संरचना का नाम याद रख लीजिएगा, इसको कहते हैं अंडकोश। सुनो, हम बता रहे हैं सब कुछ, हल्ला नहीं। क्या हुआ कि सर अंडाशय से अंडाणु निकले, कहां गए? फैलोपियन नलिका में। फैलोपियन नलिका से निकल करके आ करके एकत्रित हो जाते हैं अंडकोश में। ठीक है, यहां पर आकर के ये एकत्रित हो गए हैं। अब तनिक याद करना मैथुन की प्रक्रिया। हाँ, मेंढक में जो मैथुन की प्रक्रिया होती है उसमें कहीं ना कहीं आपको बताया कि एक मादा मेंढक के ऊपर उसके पृष्ठभाग पर कौन चढ़ जाएगा? नर मेंढक। और उसमें उसकी उंगलियों में याद है फूली हुई संरचना, क्या नाम था उसका? मैथुनांग भी बोलते हैं। इंग्लिश नाम क्या था? कॉपुलेटरी पैड या एम्प एक्सिलरी पैड, दो नाम था उसका, कॉपुलेटरी पैड या एम्प एक्सिलरी पैड, या हिंदी में कहते हैं मैथुन अंग बोलते हैं, या मैथुनांग भी बोल देते हैं एक साथ मिला करके। तो जो फूली हुई संरचना थी ना, वो क्या करता है? नर मेंढक उसको दबा रहा होता है उसके पृष्ठभाग में। जो दबा रहा होता है, पता है किसको दबा रहा होता है? इसी अंडकोश को दबा रहा होता है। समझ में आ गया? क्या हुआ सर? अंडाशय में अंडाणु बने, आकर के फैलोपियन नलिका से कहां एकत्रित हो गए? अंडकोश में। कोश माने घर, किसका घर? अंड का घर। ठीक है, यहां पर आकर के अंडाणु एकत्रित हैं। जैसे ही मैथुन की प्रक्रिया होगी, मैथुन की प्रक्रिया कब होती है? वर्षात के समय में। वर्षा जब होगी तो नर मेंढक अपने वाक्य कोश में वायु को एकत्रित करेगा, जब बाहर छोड़ेगा तो टर्टर की आवाज आएगी। याद है ना सर? उस टर्टर की आवाज से कहीं ना कहीं मादा मेंढक उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगी, पहुंच जाएगी उसके पास। फिर नर मेंढक उसके पीठ पर चढ़ेगा और इसी इसको अंडकोश को दबाना शुरू करता है। जैसे ही दबाएगा उसी समय ये अंडाणु, ये क्या हो जाएगा सर? पिचक जाएगा। अब पिचक जाएगा तो सारा अंडाणु आकर के यहां पर इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठा होने के बाद कहां सर? अवस्कर छिद्र से बाहर आ जाएगा। जिस माध्यम, अब माध्यम क्या होगा वहां पे? जल होगा माध्यम। आ गए? यहां तक की कहानी समझ में आ गई? चल, खत्म हो गया। अब एक सवाल रह जाता है, सर अंडाणु कितने बाहर आते होंगे एक बार में? एक बार 2500 से 3000। याद रखिएगा कि मैथुन के समय अंडाणुओं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 2500 से 3000। ठीक है, क्यों? ये भी सवाल आता है, क्यों शुक्राणु भी असंख्य संख्या में होते हैं? शुक्राणु भी क्या होते हैं? असंख्य होते हैं। अब नॉर्मली, नॉर्मली कोई भी प्राणी को देखो जिनके अंदर, सुनो, जिनके अंदर लैंगिक जनन होता है, तो लैंगिक जनन करने के लिए 2 शरीर जिम्मेदार होगा, एक नर और एक मादा। तो नर में जो युग्मक होते हैं असंख्य होते हैं। असंख्य मतलब सर अगर तुलना करें तो बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे एक नर मनुष्य की बात करो तो सर करोड़ों की संख्या में होते हैं। ठीक है, लेकिन एक निषेचन करने के लिए, एक जीव को, एक संतान को जन्म देने के लिए एक शुक्राणु ही काफी होता है।
ठीक है। लेकिन उतनी संख्या क्यों होती है? क्योंकि सर उस पर कहीं ना कहीं बाह्य वातावरण का प्रभाव पड़ता है, मादा शरीर में जाएगा तो वहां पर बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं, तो बच कुछ करके कहीं ना कहीं एक निषेचन कर पाता है। अब वहां मादा के अंदर, मनुष्य के मादा के अंदर कहीं ना कहीं अंडाणु कितने होते हैं? एक। तो सर जब अंडाणु एक था, यहां पर 2500 से 3000 की जरूरत क्यों पड़ी? सोचो, एक लॉजिक लगा के देखो कि आखिर मेंढक में 2500 से 3000 निकालने की क्या जरूरत पड़ी? बिल्कुल, वातावरण के लिए। सबसे पहला तो याद रखना, जैसे एक चिड़िया की बात कर लो, चिड़िया जब अंडे देती है, ठीक है, तो उसके अंडे के बाहर क्या होता है? एक कवच होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का वो कवच होता है। क्या इसके ऊपर कोई कवच है क्या? नहीं ना, सबसे पहला चीज। दूसरा कि सर ये जो है अंडे कहां पर आएंगे? पानी में आएंगे, जल में आएंगे। क्या जल में ऐसे भी बहुत सारे जीव हैं जो इनके अंडे को खा जाएंगे? आसानी से। सर क्या हो सकता है? इनके अंडे को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। मछलियां खा जाती हैं इनके अंडे को, उसमें क्या जी करना है? मेंढक का अंडा वैसे भी क्या होगा? बहुत छोटा छोटा होगा, निषेचन से पहले ही खा पी के खत्म कर देगा। तब इसीलिए कहीं ना कहीं संख्या क्या होती है इनकी? अधिक होती है, ठीक है। चलो, अब निषेचन डिपेंड करता है कि कितने अंडे बचे वहां पे। बस समझ में आ गया? कितने अंडे बचे हैं। अब मान लीजिए ये पानी हो गया, सुनो ये पानी हो गया सर, यहां पर कहीं ना कहीं 2500 से 3000 क्या मिल रहे हैं? अंडाणु मिल रहे हैं। तो वैसे ही कहीं ना कहीं यहां पर क्या शुक्राणु तो उससे भी ज्यादा होंगे, ठीक है। अब पता चला कि 2500 में सर सब स्वाहा हो गया, खाली 100 को बचा। तो 100 को बचा तो 100 को ना आगे चल के निषेचन होगा, ठीक है। अब मेंढक में क्या क्या बात याद रखना है आपको? सर सबसे पहला बिंदु, इनमें मैथुन कैसा होता है? अब कहोगे सर ये कैसा सवाल है, मैथुन कैसा होता है? बक बुढ़ो बक कहीं की। मैथुन क्या एक प्रकार से, ऐसा देखो सवाल नहीं आएगा, आप सुनना क्या कि सर एक प्रकार का आभासी होता है। एक प्रकार से क्या होता है? आभासी मैथुन होता है, ठीक है, जिसका कुछ लॉजिक तो नहीं है, ठीक। दूसरा कि सर मैथुन की बात कर रहे हैं, मैथुन के बाद कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे कि मैथुन अंगों से। अब मैथुन अंग कहने का मतलब कि सर मैथुन कराने के लिए जो कोशिका जिम्मेदार है उसके लिए कौन कौन से अंग हैं? वृषण और अंडाशय। तो उस वृषण से और अंडाशय से कौन निकल जाएगा? शुक्राणु और अंडाणु। कहां चले आएंगे? जल में चले आएंगे, और जल में क्या होगा? इनका निषेचन होगा। तो ऐसा निषेचन जो शरीर से बाहर होता है, ऐसे निषेचन को क्या बोलते हैं हम लोग? बाह्य निषेचन बोला जाता है, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा कि जैसे ही ये निषेचन हो जाएगा, तो निषेचन होने के बाद जो अगली संरचना बनेगी, इस संरचना को क्या नाम दिया जाएगा? युग्मनज दिया जाएगा नाम। और ये युग्मनज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। ये जाइगोट धीरे 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 क्या करेगा? परिवर्धन करेगा। परिवर्धन, समझ रहे हो? परिवर्धन का लिखे ना, क्योंकि सर परिवर्धन का मतलब क्या होता है? विकास के साथ साथ बदलाव होना। क्या कहलाएगा? परिवर्धन। क्या बोलोगे इंग्लिश में इसको? डेवलपमेंट। जब ये डेवलपमेंट करेगा, परिवर्धन करेगा, तो जो अगली संरचना होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लार्वा अवस्था बोलते हैं। लार्वा अवस्था किसी को यूं ही नहीं कह दोगे, इंग्लिश में क्या लार्वा फेज बोलते हैं। लार्वा अवस्था किसको कहते हैं? कि जैसे एक जीव है सर, शुरुआत में ना वो कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो शुरुआत में ये ऐसा दिख रहा है। शुरुआत में यानी कि कब सर? जन्म से पहले या पूर्व। जन्म से पूर्व वो इस तरीके का दिख रहा है। और जब जन्म हो गया, ठीक है, या फिर वो ऐसा जन्म से पूर्व कह लो, या तो फिर पूर्व अवस्था सीधा सीधा कहते हैं कि पूर्व में ऐसा था, और जब ये वयस्क हुआ तो कुछ इस प्रकार से हो गया। सर ये इसकी वयस्क संरचना है। क्या दोनों में कोई मेल मिलाप दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो नहीं दिख रहा, इसीलिए हम ऐसी अवस्था को क्या बोलते हैं? लार्वा अवस्था बोलते हैं, लार्वा फेज बोला जाता है, ठीक है। अब जैसे एक इंसान पे देख लो, इंसान का बच्चा जब जन्म लेता है ऐसे ही रहते हैं हम लोग, बस हाइट में, लंबाई चौड़ाई में क्या होते हैं? छोटे होते हैं। आज भी वैसे ही है। कुछ बदलाव हुआ क्या हम लोगों के अंदर? नहीं। तो हम लोगों में लार्वा अवस्था नहीं होती है। एक लार्वा अवस्था का एग्जाम्पल और है, हाँ, ये जो इतनी सुंदर सी आप तितली देखते हो, ठीक है, इस तरीके से, ये एक्चुअल में है तो बटरफ्लाई, लेकिन इसकी जो पूर्व अवस्था उसको बोलते हैं कैटरपिलर, और वो कैटरपिलर कुछ ऐसा होता है। हाँ, बुढ़रिया जैसा होता है रे बुढ़बक ले। हाँ,
ये पहले कीड़ा है, फिर कीड़े के ऊपर धीरे 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 कवच आ जाता है, कवच के अंदर कहीं ना कहीं लार्वा अवस्था मिल रही है, या फिर हम ऐसा कहें कि सर इसमें परिवर्धन होता है। ठीक है, अब परिवर्धन होते 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 इसके ऊपर एक कवच लग जाता है, और इस कवच के अंदर परिवर्धन होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, अंत में ये कुछ उतनी सुंदर सी तितली बन जाती है। अब सोचो दोनों में, इसकी पूर्व अवस्था और वयस्क अवस्था, क्या दोनों में मेल मिलाप दिख रहा है? कोई मेल मिलाप नहीं है। तो ये अवस्था क्या कहलाएगी? लार्वा अवस्था। ठीक है, कुछ छूटा तो नहीं है इसमें? हाँ, एक चीज अभी छूटा हुआ है। देखो, यहां से सवाल पूछा जाता है, इसकी जो लार्वा अवस्था है, लार्वा अवस्था को क्या नाम देते हैं? टेडपोल। ठीक है, और टेडपोल में याद रखना क्या पाई जाती है? पूंछ पाई जाती है। इसके वयस्क अवस्था में पूंछ नहीं पाया जाता है। ठीक है, एक सवाल और आ जाता है कि सर ये पूंछ को गायब किसने किया, या फिर पूंछ इसकी गायब कैसे हो गई? तो याद अगर रखना चाहो तो रख लेना कि इसका जो टेडपोल होता है, इसके टेडपोल में मिल रहा है थायराइड ग्रंथि। इस थायराइड ग्रंथि से कुछ रसायन निकलते हैं, और वो रसायन सीधा जाते हैं इसकी पूंछ में। अब पूंछ में जा करके लाइसोसोम, नाम सुने हो क्या? लाइसोसोम को जाकर के तोड़ देंगे, लाइसोसोम को तोड़ दिया जाएगा। तो ये लाइसोसोम को तोड़ने के लिए कौन जिम्मेदार? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से कुछ ऐसे रसायन निकले जो इसे टेडपोल में, सर ये टेडपोल है और इसकी ऐसे पूंछ बनी हुई है इस तरीके से। चलो, हो गया। अब इसकी पूंछ में क्या मिलेंगी? सर कोशिकाएं मिलेंगी ना, तो पूंछ में कोशिका मिल रही है, और कोशिका होगी तो कोशिका में कहीं ना कहीं लाइसोसोम होगा क्या? बिल्कुल होगा, 110% लाइसोसोम मिल रहा होगा। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं हम लोग? आत्महत्या की थैली। कारण कि लाइसोसोम में पाए जाते हैं बहुत सारे पाचनीय एंजाइम। ठीक है, अब क्या होगा कि सर ये थायराइड में से निकला रसायन गया किसमें? पूंछ में। अब पूंछ की कोशिकाओं में मिलने वाला जो लाइसोसोम था उसको तोड़ दिया, नष्ट कर दिया। जब लाइसोसोम टूटेगा, पूरा का पूरा पाचनीय एंजाइम यहाँ पर फैल जाएगा, और धीरे 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 करके इसकी पूंछ गायब हो जाएगी। इस प्रक्रिया को बोलते हैं, याद रखना, कायांतरण। हाँ, इंग्लिश में कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। जी बिल्कुल, मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण। खत्म, मेंढक आपका खत्म।